बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। नाज़रीन, अभी जाफर एक्सप्रेस वाक़े को 2 रोज़ गुजरे ही थे कि आज नोशकी में FC काफिले पर कालदम। BLA के खुदकुश हमलों में 3 FC मेरे एहलकार समेत 7 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में इस वक्त दूसरे नंबर पर नाजरीन आ चुका है, और गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के छोटे और बड़े वाक़यात हुए हैं उनकी तादाद 1000 से ज़ायद नाजरीन रिकॉर्ड हो चुकी है। अभी नए साल के आगाज़ में ही 50 से ज़ायद हमले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें 400 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में तेज़ी से बदलती हुई जो सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जो मुमकिन तौर पर मेरे पास खबर है वो ये है कि मंगल के रोज़ सिपह सलार पाकिस्तान, DGMI, DGISI और तमाम पार्लियामेंट के अफराद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग मुतवक्का तौर पर दे सकते हैं। और अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में जारी हमलों की मंसूबा साजी अफगानिस्तान में की जा रही है, जबकि भारतीय राह की जानब से इन मंसूबों को माली तौर पर सपोर्ट मिली है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ कैसे हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। और दूसरी टॉप स्टोरी जो मेरे साथ होंगी वो न्यू यॉर्क टाइम्स की खबर पर, जिसके मुताबिक अमेरिका की जानब से नई वीज़ा पॉलिसी पर गौर जारी है, जिसमें नई सफरी पाबंदियों का इतलाक पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक पर भी लागू होने जा रहा है नाज़रीन। और अखबार की खबर के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने 60 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल से निपटने की पॉलिसी तरतीब ना दी तो पाकिस्तान को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस पर भी मैं बात करूंगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे न्यूजीलैंड के हाथों फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त। पहले T20 में भी शिकस्त हो गई। और अभी मेरे साथ नाज़रीन मौजूद हैं काबिल एहतराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, और इनसे मैं जानूंगा कि ये सूरत हाल क्या है। और तर्जमान बलोचिस्तान शाहिद रिंद भाई काबिल एहतराम, वो भी मेरे साथ होंगे। शुरू करता हूँ प्रोग्राम, तो शाहिद रिंद भाई से मैं शुरू करूंगा। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, सारी बातें आपके पास हैं। बलोच दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनका एक वाज़ेह एजेंडा है, और सिक्योरिटी इदारों CPEC की बात कर लूँ, चीनी मफादात की मैं अगर बात करूँ, मुज़ाकरात पर मेज़ कर आने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो है वो मतलूबा नताइज फिल वक्त तो मेरी निगाह के मुताबिक नहीं दे रहा। तो फिर क्या आपके पास शाहिद भाई यही निकलता है ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे बड़े ऑपरेशन ही आखिरी मराहिल होंगे? जी शाहिद भाई। शहजाद भाई, पहले तो आपका एक वर्ड जिस पे मैं चाहूंगा कि आप नजरसानी करें, आपने कहा कि बलोच दहशतगर्द। देखें, दहशतगर्द होता है, उसकी कोई जात, कोई जो है ना कौमियत नहीं होती। वो दहशतगर्द होता है जो एक आम इंसान को, एक आम मुसाफिर को कत्ल करे। उसे आप किसी भी कौमियत से जोड़ दें, लेकिन वो दहशतगर्द ही कहलाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। इस पे मैं माजरत भी चाहता हूँ क्लैरिफिकेशन पे, लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमें ये डिफरेंशिएट करना नहीं, आपकी राय है, एहतराम है आपकी राय। थैंक यू शाह साहब। दूसरी बात यह है कि देखें, इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसको जरा हम मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि चंद हफ्तों में या चंद महीनों में मर्ज हुई है। बलूचिस्तान को इस सूरत हाल का सामना गुज़िश्ता 2 दहाइयों से है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सबसे बड़ा जो सेटबैक रहा बलूचिस्तान की जो माजी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रहीं उन्होंने, और पाकिस्तान की एक मखसूस पॉलिटिकल क्लास ने इस्लामाबाद को, पॉलिसी साझेदारों को इस बात के कंफ्यूजन में रखा कि जी मुज़ाकरात से मसलों को हल किया जा सकता है। आप सबके सामने है आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज हो या फिर नेशनल एक्शन प्लान जब बन रहा था उस वक्त की बातचीत हो, आप अंदाज़ा लगाएं कि कौमी क़यादत को किस हद तक कंफ्यूजन में रखा गया कि नेशनल एक्शन प्लान में जो दहशतगर्दी की डेफिनेशन है उसमें मजहबी दहशतगर्दी तो दहशतगर्दी कहलाती है, लेकिन एथनिक ग्राउंड पे जो दहशतगर्दी है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके नतीजे में बलूचिस्तान में जो भी चीज़ें वक्तन
खिलाफवक्तन की गई वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रही। अब इस वक्त हमें जिस चैलेंज का सामना है, गुज़िश्ता एक साल में हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हो चुकी है। बिल्कुल ये सबसे बड़ा चैलेंज है मौजूदा सूबाई हुकूमत का, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है मौजूदा सूबाई हुकूमत, और उसके लिए उससे निमटने के लिए एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर, और जो भी जरूरत है कार्रवाइयों की वो की जा रही हैं। दूसरी बात, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी अपनी मीडिया टॉक्स में, अपने प्रेस टॉक्स में, अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में अपनी चीज़ों पे बहुत वाज़ेह है। उनका ये मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में अगर डायलॉग करना है तो उसका फैसला भी मुंतखब कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली ने करना है, और अगर डिटरेंस के साथ कार्रवाई करनी है तो वो भी पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ की जाए। लेकिन ये जो हाफ कुक्ड चीज़ें की जाती हैं वो ना की जाएं, इस पर वो बहुत क्लियर है। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, अभी मेरे काबिल एहतराम शाहिद भाई ने बात की नेशनल एक्शन प्लान की, तो यहीं से बात लेकर आपकी तरफ आना चाहूँगा। मेरे पास खबर है कि पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो रवां हफ्ते में ही शायद बुलाया जाएगा, या मंगल के रोज़ मेरे एक्सपेक्टेड है कि मंगल के रोज़ ये इजलास होगा, और इस इजलास में वफाकी वज़रा, पार्लिमानी जमातों के लीडरान समेत DGMI, DGISI और सिपह सलार पाकिस्तान की भी आमद मुतवक्का है। आपसे यह जानना चाहूँगा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने से मुतल्लिक इस इजलास में फैसले जो है वो होने वाले हैं। क्या आपकी राय के मुताबिक किस किस्म के फैसले हो सकते हैं और क्या सख्त फैसले होंगे? और ये अब ये वक्त आ गया ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे? जी, आई थिंक सबसे पहले मैं शाहिदीन साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगा। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि अगर 2-2.5 लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान को, तो मेरे साथ ये बिल्कुल मिसपरसेप्शन है। 2-2.5 नहीं तो चलो 4,000 कर लें अगर मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं, और बिल्कुल नहीं है। हमारे फौज में है अपना, हमारे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, बड़े दूर दराज लाग तुर्बत से, अवरान से, फुलदार से, एक्सलेंट सोल्जर्स, एक्सलेंट ऑफिसर्स। फवाद बुगटी साहब भी बुगटी कबाइल से ही ताल्लुक़ है, लेकिन इसको वज़ीर आला फ्रंट से लीड कर रहे हैं। रिन साहब हमारे पुराने दोस्त भी हैं। तो मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि ही राइट के दहशतगर्द का कोई ना मज़हब है, ना ये बलोच कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, ना इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बस परसेप्शन बनाई जा रही है भारत की तरफ से, खुदा खास्ता जो है रिवोल्ट में, ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी आ जाते हैं उस नेशनल इलेक्शन प्लान पे जो बातचीत होगी। उससे पहले एक सिर्फ मैं बता दूं कि एक ट्रायंगल अभी बन चुकी है जो बड़ी क्लियर है, जिसका एक सिरा दिल्ली में है, एक काबुल में है, और फ्रंट लाइन पे ये 2 बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं, BLA है या उसके एफिलिएट्स हैं लाइक ब्रास वगैरह, और इसी तरीके से फिर TTP है। तो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अफगानिस्तान बना, बिकॉज बेसिंग वहाँ पे है। और अभी जो आप देखेंगे आने वाले दिनों में, अपनी प्रेडिक्शन है कि एंड ऑफ द ईयर तक शायद ये रजीम जो है काबुल वाली ये उस वक्त पावर में कोलैप्स करेगी, और चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर, बिकॉज जब बेस स्मैश हो जाएगा तो साफ ज़ाहिर उसके बाद जो उसके हरकारें हैं, जहाँ आगे उसके घोड़े हैं, वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें भारत के साथ भी अभी आई थिंक लिटरली मेरी अगर राय ली जाए तो उससे वॉर का टाइम, बिकॉज अनडिक्लेयर्ड वॉर आपने इम्पोज की कि उसके मीडिया ने, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे पूरा साथ दिया है, इंसाइट किया है वायलेंस को, और ये इंटरनेशनल क्राइम है, वो ऑलरेडी एक्सपोज है कनाडा और अमेरिका में। तो मेरे ख्याल में तो यहाँ तक है कि अगर सर्वाइवल की बात आती है पाकिस्तान और बलूचिस्तान की, तो फिर ना फिर दिल्ली बचेगा, ना फिर मुंबई बचेगा, ना फिर कलकत्ता बचेगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये बेरबदौल है। भारत के अंदर कुछ 7-8 बड़ी फॉल्ट लाइन है, फिर खालिस्तान भी खुलेगा, मकबूजा कश्मीर भी हाथ से जाएगा उनके, और इंशाल्लाह ताला नॉर्थ ईस्ट भी जाएगा। तो इस कुछ टाइम में ना रहे। बाकी जो आई थिंक मेजर डिसीजन होने जा रहे हैं, एक तो ओवरऑल रिव्यू किया जाएगा सिक्योरिटी सिचुएशन का, और चूंकि अभी जो जैसा DGISPR ने कहा कि रूल्स ऑफ गेम तो खुद इन्होंने बदल दिए हैं BLA ने, तो अगर बदल दिए हैं ग्राउंड पे, तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो भी आई थिंक फुल फ्लेजेड होगा। आई थिंक इट शुड बी एन ऑल आउट ऑपरेशन अगेंस्ट द टेररिस्ट। बाकी जो एंगेजमेंट्स हैं, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह वो भी जारी रहेगी। दुरुस्त कह रहे हैं काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब। शाहिद हिंद भाई, जो ट्राईएंगल का बड़ा अहम फिक्रा अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, आपने भी सुना होगा, तो इस हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि TTP और बलोच ग्रुपों में बज़ाहिर इत्तेहाद तो अब हो चुका है और दोनों अफगानिस्तान से ऑपरेट भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस इत्तेहाद की इतला तो अब कन्फर्म आपके पास भी होंगी, हुकूमत बलोचिस्तान इस वक्त क्या हिकमत अमली अपना रही है और कैसे सेटिस्फाई है वफाकी हुकूमत से?
देखें, एक चीज बहुत वाज़ेह है, हुकूमत बलूचिस्तान की जो पॉलिसी है डे 1 से सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान इस बात पे बहुत क्लियर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो सिचुएशन या जो चैलेंज है वो 1 या 2 दिन का नहीं है, वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों का है। इससे निमटने के लिए हमें डुअल प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत थी। एक तरफ काइनेटिक्स की ज़रूरत थी, जिन काइनेटिक्स को लीड सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान पुलिस, सीटीडी, लेवीज, इन्होंने लीड करना था। और नॉन काइनेटिक की जो जिम्मेदारी थी वो पॉलिटिकल साइड की थी। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान में एक बेहतर अगर हुकूमत पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कोई आई थी तो वो पिछले अदवार में जाम कमाल की थी, लेकिन उस वक्त एक पॉलिटिकल एडवेंचर किया गया। उस पॉलिटिकल एडवेंचर के नताइज आज हम भुगत रहे हैं। उसके बाद मौजूदा जब सूबाई हुकूमत आई है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, तो नॉन काइनेटिक की एंड पे जो सबसे अहम तरजीह है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसमें गवर्नेंस का जो है मॉडल ठीक करना है और डेवलपमेंट का मॉडल ठीक करना है। उसके साथ साथ बलूचिस्तान का जो नौजवान जो डिसइंटीग्रेट है फेडरेशन से, उसे दोबारा फेडरेशन के साथ जोड़ने के लिए एफर्ट करनी है। इसीलिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आने के साथ ही सबसे पहला जो काम किया वो बलूचिस्तान के यूथ को इंटीग्रेट करने की कोशिश की थ्रू स्कॉलरशिप स्कीम। आज बलूचिस्तान के बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के दरवाजे खोले गए हैं। बलूचिस्तान के किसी भी स्टूडेंट को अगर पीएचडी करना है तो उसके लिए उसकी स्कॉलरशिप्स अरेंज की जा रही हैं। इसके साथ साथ यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ऐसी कई चीजें हैं। हेल्थ के सिस्टम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का एक एतमाद जो है वो बहाल हो रियासत पर। और सबसे कह रहे हैं शाहिद भाई, ब्रिगेडियर साहब, वक्त का थोड़ी सी कमी है मेरे पास, काइंडली ब्रिगेडियर साहब शार्प जवाब दीजिएगा। अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें और मेरी राय के मुताबिक टीटीपी के 6000 से ज्यादा या लगभग जंगजू जो हैं वो मेरे ही राय के मुताबिक मौजूद है। आपसे पूछना यह चाहता हूं काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब कि तजारती गुजरगाह आज 23वें रोज भी तुर्कम सरहद पर बंद है कशीदगी के बाइस। तो ऐसी सूरत हाल में अफगान हुकूमत हमेशा की तरह कह रहा है मैं ना मानूं की रिट जो है वो उसने लगा रखी है। आपके पास ऑप्शन क्या है हुकूमत पाकिस्तान के पास? आई थिंक थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि एक तरफ अफगान तमाम भी हैं 4 करोड़, जिसमें 2 करोड़ ख़वातीन हैं जो बंद हैं घरों में। और इसलिए पाकिस्तान ने टाइम जो है जो तजारती पाबंदियाँ हो गई या जिस तरह अफगान ट्रांजिट रेट है उसको आपको ओपन रखना पड़ता है। लेकिन जो अगर कोई आपके साथ मस्ती करता है या लेट से ओवरराइड करता है तो उसका जवाब सीधे से दिया जाता है। बाकी एक खबर मैं दे दूँ कि अफगान तालिबान अभी अपनी खैर बनाए, हक्कानी नेटवर्क ऑलरेडी अलहदा हो चुका है, उनसे नॉर्दर्न रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांगली आ रही है। पूरी दुनिया इस वक्त इनके खिलाफ है, रीजन भी। और इंशाल्लाह ताला अगर ये बिहेव नहीं करते लाइक ए नॉर्मल स्टेट तो फिर ये इस साल के एंड तक मेरी प्रेडिक्शन है कि ये मेल्ट डाउन करेगा, कोई नया सेटअप आएगा विच विल बी एट पीस विद एवरीबॉडी और इंशाल्लाह टीटीपी और बीएलए का भी वहीं से कमर तोड़ी जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इंतहाई एहतराम ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे, शाहिद भाई मौजूद थे। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ और आफ्टर दिस ब्रेक मैं वापस आऊँगा और न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट वो आपके साथ शेयर करूंगा। सफरी पाबंदियों के हवाले से अमेरिका ने 3 दर्जा बंदियों में पाकिस्तान को कहां रखा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम और साबिक एडवाइजर अमेरिकी सदर ट्रंप जनाब साजिद तारड़ साहब। और इनसे मैं एक अहम सवाल भी आपके सामने रखूंगा, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात और इस वक्त वहां रहने वाले अफराद और हमारा क्या लाइजन है। शॉर्ट ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान, सफरी पाबंदियां, ये क्या कहानी चल रही है, इस वक्त हॉट इशू है। लेकिन इसके लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है मुझे अमेरिकी सदर ट्रंप के साबिक एडवाइज़र जनाब साजिद तारड़ साहब ने, और इसी तरह मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम भी मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं काबिल एहतराम साजिद तारड़ साहब के पास। साजिद भाई, ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करेगी, इनमें मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी, मुझे याद आ रहा है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो थे उन पर पाबंदियां लगाई थी और 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी उस वक्त दस्तखत किए थे। इस पाबंदी को शायद मुस्लिम बैन कहा जाता था।
इस दौर में भी मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाना महज इत्तेफाक है या प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? काबिल एहतराम साजिद तारड़ साहब। थैंक यू भट्ट साहब। मैं 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो जो बैन आप जिसकी पिछले दौर में बात कर रहे हैं, वो बराक हुसैन ओबामा साहब ने वो प्लान तैयार किया था, इनफोर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था, और उसकी एक बड़ी सीरियस वजह ये थी कि वहां से ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, किसी पासपोर्ट को वेरीफाई करने की सहूलतें मौजूद नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, आपने खुद अपने सवाल के अंदर कहा है कि अभी की जाएगी, अभी हुई नहीं है उसमें। और तीसरी बात यह है कि अभी जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट का और ऑब्जर्वर का, ये दोनों, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक मजहबी / सियासी पार्टी, ये उनकी एक विश लिस्ट है कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और दूसरा, जो पाकिस्तानी सियासी और मजहबी पार्टी है, वो ये प्रोपेगेंडा करें कि देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कर दिया है। तो ये सारी अभी विश लिस्ट है, होगा नहीं। मैंने अभी आपको एक ट्वीट मैंने आपको फॉरवर्ड की है मार्को रूबियो साहब की, जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने उसके अंदर एक मिसाल दी, और मैं आपको माजी में भी बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी सफरी पाबंदी नहीं थी, बैकग्राउंड चेक के ऊपर सख्ती की गई थी, आपके सोशल मीडिया को चेक किया जाता था। तो मार्को रूबियो साहब ने कल जो ट्वीट की है, उसके अंदर भी उन्होंने फरमाया ये है कि जो भी, अगर एक मिसाल है, स्टूडेंट यहाँ आता है, अगर वो अमेरिकन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ आके हमास के खिलाफ साथ मिलकर जुलूस निकालेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो हम उसको वीजा उसका कैंसिल भी कर सकते हैं। दर हकीकत इसको मिसाल भट्ट साहब ऐसे ही दी जा सकती है, जिस तरह आज आप अफगानियों को निकाल रहे हैं, आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं वो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 12 साल की ओबामा लिबरल पॉलिसीज की वजह से बच्चे अब अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, और वो कहते हैं वी आर हमास एंड डेथ टू अमेरिका। तो ये चीजें 12 साल तो प्रमोट की गई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इमिग्रेशन पॉलिसी, इस वक्त 12 मिलियन लोग नेशनल थ्रेट हैं, उनको डील करना होगा। और जो लोग यहाँ 35,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं, ये सारी जो नेशनल थ्रेट्स हैं, इनको रिमूव करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा जो उनका एबिलिटी है, इज नेशनलिस्ट है वो। अमेरिका फर्स्ट अगेन, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मेकिंग अमेरिका सेफ अगेन, ये पॉलिसीज है। जब इन पॉलिसीज पे काम किया जाएगा, थोड़ी बहुत टाइटनेस होगी, हाँ, उसको लेफ्ट विंग मीडिया पाबंदियों पे ले जाएगा, लेकिन वो पाबंदियां नहीं। काबिल एहतराम जौहर सलीम भाई, अगर खारजा अमूर के मुतल्लिक कोई भी बात हो तो मैं समझता हूँ आपको मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप है इस मामले में, लेकिन मैं आपको कोट करूँगा साबिक सफ़ीर मलिया लोधी के हवाले से, जिन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियाँ फ़िलहाल नहीं लगने जा रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वीज़े जो हैं उनमें सख्ती हो रही है। मैं आपसे जौहर सलीम भाई ये पूछना चाहता हूँ कि भारत को देखें, इन 3 मुल्कों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा गैर कानूनी महाजर जो है वो अमेरिका में जाते हैं। तो इस सूरत हाल में जो भारत का नाम है वो मुजवज़ा फहरिस्त में शामिल, मैंने पढ़ी है, मुझे तो नज़र नहीं आया उसमें। आखिर क्या वजह है अमेरिका भारत को इस मामले में खुसूसी तरजीह नहीं दे रहा? आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जिस तरह तारड़ साहब ने भी कहा, अभी तक तो जो है कुछ उस तरह से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मीडिया लीक्स आ रहे हैं। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अस्यूम की प्रेसिडेंसी, तो उस वक्त उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया उसी दिन। तो उसमें ये था कि जी जिन मुल्कों से जहाँ पे वेटिंग वगैरह सही तरीके से नहीं हो सकती, डॉक्यूमेंटेशन में और बाकी चीज़ों में कोई ऐसे खतरात लाहक हो सकते हैं सिक्योरिटी के, वहाँ से जब लोग आते हैं, तो उसके बारे में रिव्यू एक किया जाए, बहुत ही तफसीली रिव्यू। तो अभी वो तफसीली रिव्यू इस वक्त चल रहा है। तो अभी तक उसमें कुछ फैसला तो हुआ नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ मीडिया लीक्स आ रहे हैं उसमें 2-3 लीक्स ज़्यादा हैं। पहले तो एक अफवाह रॉयटर्स ने चला दी कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में आ रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है। फिर बाद में खैर वो आया कि जी 3 लिस्टें होंगी, एक रेड लिस्ट है, एक ऑरेंज लिस्ट है, एक येलो लिस्ट है। अब उसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ जो है क्या साराइयाँ भी हो रही हैं और कुछ ज़ाहिर अखबारी इत्तलात होती हैं, और बड़े रिप्यूटेबल अखबार हैं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने कहा कि जी पाकिस्तान शायद ऑरेंज लिस्ट में होगा, रॉयटर्स ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो येलो लिस्ट में होगा। अब बाकी जगह से भी जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि येलो लिस्ट में वो ज़्यादा करीन के आस है। तो येलो लिस्ट जो है उसके मुल्कों को
जिसमें सबसे ज़्यादा मुल्क शामिल हैं येलो लिस्ट में। ओवरऑल तो 43 हैं, लेकिन 43 में ज़ाहिर है कुछ तो रेड लिस्ट में मुल्क होंगे जिन पे मुकम्मल वो बैन करेंगे, सफरी पाबंदियाँ आयद करेंगे। ऑरेंज लिस्ट में है, उसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ, जिस तरह वो कहते हैं कि टूरिस्ट जो वीज़ा है उसको वो इजरा कम कर देंगे, कुछ और कैटेगरीज का कुछ रहने देंगे। जो येलो लिस्ट है उसमें वो कहा जाएगा उन मुल्कों से उनको 2 महीने दिए जाएंगे कि वो अपने जो है जो इस्तेदाद कार है वेटिंग की और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और उसकी जो सर्टिफिकेशन होती है या सर्टन करने का होता है प्रोसेस आ रहा है, उसको बेहतर करें। और फिर जो मुल्क उसको बेहतर कर लेंगे उनको लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। तो अभी तक तो बज़ाहिर यही लग रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब लास्ट अपने पिछली टर्म में जब किया था तो उसमें उनके कुछ बयान भी थे कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी कुछ इस तरह के मुल्कों से अमेरिका को खतरा है। लेकिन इस बार जो ये सारा कुछ हो रहा है एक्सरसाइज, उसमें कोई एक वो ये नहीं है कि मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है या किसी पर्टिकुलर जो है फेथ के खिलाफ। ये वो एक जो है ना रिव्यू है, पूरी एक सिक्योरिटी जो है अपनी उसको बेहतर बनाने की कोशिश जो वो करना चाहते हैं उसके हवाले से है ये। और उसमें फिर हम देखते हैं कि उसमें मुल्क ऐसे भी हैं जो मुसलमान मुल्क हैं, ऐसे भी हैं जो मुसलमान मुल्क नहीं हैं। लेकिन ये ज़्यादातर डिपेंड ये करता है कि मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी इस्तेदाद कार जो है इस चीज़ की सलाहियत कि वो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और लोगों के बारे में जो कवायद जो है मुहैया करने की वो क्या है। तो बेसिकली ये सारा कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड है। काबिल एहतराम साजिद तारड़ भाई, बज़ाहिर तो हम तीनों की गुफ्तगू से यही लग रहा है कि सफरी पाबंदियाँ इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो सफरी पाबंदियाँ अगर लगती हैं तो इसके जवाब में पाकिस्तान अमेरिका पर कोई पाबंदियाँ आयद करने की पोजीशन में है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अमेरिकी पाबंदियों के पाकिस्तान पर फिर क्या नुकसानात होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 जब मैं खुद काफी करीब था उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये उस वक्त भी बात हुई थी और मैंने खुद इस चीज पे इसको एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान का नादरा जो है और उसके जो पासपोर्ट हैं कंप्यूटर रीडेबल हैं और जिन कंट्रीज के साथ इसका मुआजना किया जा रहा है और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप 1947 से ये इट वॉन्ट लुक गुड, ऑप्टिक्स ठीक नहीं आएंगे, तो बिल्कुल उस वक्त एग्री किया गया। तो मैं समझता हूं आज भी पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस हद तक जाया जाएगा, लेकिन जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, अगर अमेरिका पाबंदी लगाएगा तो फिर डिप्लोमेटिकली इस फॉरेन सर्विस की जबान से रेसिप्रोकल बेसिस पे पाकिस्तान भी पाबंदी लगाएगा, उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर हुआ तो वाकई ही इट्स इज अ वेरी डेंजरस आइडिया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि दोनों मुमालिक इस हद तक जाएंगे, बल्कि इस वक्त जो आपके पाकिस्तान में दहशतगर्दी का दौर चल रहा है, जहां पे अमेरिकन असला इस्तेमाल हो रहा है, एक नई पार्टनरशिप, एक नई बिगिनिंग हो रही है और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक नई ग्रुपिंग हो रही है, नए कैंप्स बन रहे हैं। उसमें अमेरिका जो पाकिस्तान के करीब आना चाहता है आएगा, आप देखेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से, बदलती सूरत हाल की वजह से और उसके बाद चाइना की वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो अमेरिका की नजर में है और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। काबिल एहतराम जौहर सलीम भाई, आपने वो भी बात सुनी होगी तुर्कमेनिस्तान के हमारे एम्बेसडर अमेरिका में और वहाँ फिर रुक गए, वो कहानी भी आपको मालूम है। कुछ मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? आप तो खारजा मुल्क को समझते हैं, कभी को मुल्क इस तरह भी करता है? हाउ इट पॉसिबल सर, बताइएगा। जी, वो हमारे एम्बेसडर जो के वगन साहब हैं तुर्कमेनिस्तान में, और मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जूनियर कॉलीग थे मेरे। वो बिल्कुल वो लॉस एंजलिस जब गए तो वहाँ से फिर उनको डिपोर्ट किया गया। ये बिल्कुल डिप्लोमेसी में बहुत ही कम इस तरह होता है। मेरा ख्याल है पिछले 30-40 सालों में शायद ये पहला वाकया होगा, क्योंकि जो डिप्लोमेट्स होते हैं और खुसूसन एम्बेसडर्स जो हैं, तो वो डिप्लोमेट्स सारी जो हैं उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। और जो एम्बेसडर्स खुसूसन होते हैं उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि अगर आप किसी मुल्क में एज एम्बेसडर जा रहे हैं तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। फिर अगर आप एक और मुल्क से ट्रांजिट कर रहे हैं अपने उस मुल्क में जाने के लिए जहाँ पे आप एम्बेसडर हैं, उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा, अगर आप बिल्कुल प्राइवेट विजिट पे हैं तो उसके मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं। तो जो मैंने अखबारी इतलात देखी हैं उसमें यह था कि उन्होंने कोई पुराने शायद उनके ऐसे रिकॉर्ड पे चीज़ें थी जिसमें कोई वायलेशन वगैरह, लेकिन ये जाहिर है कि अखबारी चीज़ें हैं।
मैंने अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई, लेकिन ये दो चीज़ें इसमें है। एक तो ये है कि ये बिल्कुल एक यूनिक वाकया है, बिकॉज इस तरह होता बहुत कम है। नॉर्मली अगर कोई इस तरह की हो भी तो फिर भी वो थोड़ा बहुत जो एम्बेसडर्स का है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे होते हैं, तो डिपोर्ट वगैरह नहीं किया जाता। लेकिन इससे ये पता चलता है कि एक तो ये है कि उसकी जो वजह थी वो उनकी कोई प्राइवेट कैपेसिटी में थी, उसमें कोई ऑफिशियल किसी किस्म की वो नहीं थी। वो ना ऑफिशियल विजिट पे वहाँ पे जा रहे थे, ना ही वो एक ट्रांजिट कंट्री भी था उस वक्त उनके लिए कि वो वापस उसमें, क्योंकि जाहिर है अगर उन्होंने तुर्कमेनिस्तान जाना है पाकिस्तान से तो जौहर भाई अमेरिका ब्लू भी- पासपोर्ट को इस तरह रोक सकते हैं वैसे? नहीं, उनका ब्लू नहीं, उनके पास रेड पासपोर्ट था, जो कि ब्लू से भी ज्यादा बेहतर होता है। 3 कैटेगरीज होती है ना, रेड होता है डिप्लोमेटिक, ब्लू होता है ऑफिशियल और ग्रीन होता है जो तो रेगुलर है। रेड हो तो फिर तो मुमकिन ही नहीं मेरे ख्याल में। एम आई राइट सर? देखिए रेड पे नॉर्मली मैं जिस तरह मैंने बताया कि ऐसा होता नहीं है, पिछले 30-40 सालों में ये एक ही वाकया है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह दूं कि जब कोई बेशक वो एम्बेसडर भी हो, अगर वो प्राइवेट कैपेसिटी में विजिट करने के लिए किसी और मुल्क में जाता है तो उसमें अगर कोई वायलेशंस वगैरह हो या इस तरह की कोई चीज़ हो तो टेक्निकली उस पर उस तरह का बार नहीं होता, क्योंकि वो तो उनकी प्राइवेट विजिट थी ना। प्राइवेट विजिट है, वो एक प्राइवेट वीजे पे होगी, वो वीजा कैटेगरी उनकी वही होगी, B1 B2 होगी। बहुत जिस पे वो जा रहे शुक्रिया मेरे इंतहाई दोनों काबिल एहतराम दोस्तों का। यह यूनिक बात है जो जौहर सलीम भाई कर रहे थे और साजिद भाई कह रहे थे कि रेसिप्रोकल है। अगर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगती हैं तो फिर पाकिस्तान भी अमेरिका पर पाबंदियां लगाने की पोजीशन में है। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक बात करेंगे दौरा न्यूजीलैंड पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, टीम बदली, मैदान बदला, ना बदली तो मेरी कौमी टीम की किस्मत और कारकर्दगी क्यों ना बदली। आफ्टर ब्रेक मेरे साथ होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट सलाउल्लाह। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स के बादशाह, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है सनाउल्लाह। सनाउल्लाह, आर यू विद मी? सर थैंक यू वेरी मच। जी सर। सनाउल्लाह, हमेशा के लिए आपके नया साथ। दौर था, नया इम्तहान था, लेकिन नतीजा पहले से भी बदतर निकला। ये जो हम 91 रन्स पर आउट हुए, ये वाला इंटेंट था जिसका हमें पहले से बताया गया था बड़ों ने। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्ट साहब, लेकिन ना इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि नए लड़के गए हैं आपके, मिसाल के तौर पर अब्दुल समद साहब हैं, हसन नवाज हैं, मोहम्मद हारिस पहले भी खेले बट फिर दोबारा टीम में उनकी जगह बनी है, इरफान नियाजी एक तरह से नया चेहरा है। तो नए लड़के हैं, ये हार को पहले से कबूल करके मुझे लगता है कि अगले मैचेस के अंदर भी एक आधी अच्छा फ्लूक लगा तो आप जीत सकते हैं, बट ऑन पेपर हमारी टीम कमजोर है, तो फिर आपको इन खिलाड़ियों के साथ रहने हैं। एक मिथ तो ये है। दूसरी मिथ ये है जो मैं समझता हूं कि आपके नए लड़के हैं उनके साथ रहना बिल्कुल रहना चाहिए। जब सभी कह रहे हैं कि इंटेंट चाहिए, स्ट्राइक रेट चाहिए, तो फिर इन लड़कों को थोड़ा टाइम भी देना है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या डोमेस्टिक के ये टैलेंट है जो टीम पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं? अगेन नए लड़के हैं, इनको मैं पर्सनल नाम लेके बात नहीं करना चाह रहा, मगर डोमेस्टिक का रिकॉर्ड उठाकर देखें कि किन लड़कों ने परफॉर्म किया, क्या वो इस टीम के अंदर हैं। मिसाल के तौर पर अब्दुल समद की आप बात कर लें या मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन खेले हैं, इन दोनों का फर्स्ट क्लास के अंदर 100 भी नहीं है, और हसन नवाज का सिर्फ 100 है, इरफान नियाजी का फर्स्ट क्लास में सिर्फ 100 है। आप इन क्रिकेटर्स की आप वैसे निकाल के देखें। मैं मानता हूं कि फर्स्ट क्लास एक रेड बॉल क्रिकेट है, ये T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे इंडिया का एक बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा, उनका भी फर्स्ट क्लास में सिर्फ 100 है, मगर उनका T20 के 6 सेंचुरीज है, तो उसने T20 फॉर्मेट के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए उनको इंडिया की टीम से वो खेले भी हैं। हमारे लड़के, मैं फर्स्ट क्लास इसलिए कहता हूं कि फर्स्ट क्लास वो सभी क्रिकेटर्स बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस को देखना बहुत जरूरी है, कम से कम डोमेस्टिक के अंदर 2 सीजन खेल लेना बेहतर है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर शायद T20 में थोड़ा बेहतर खेले हैं, उनके चैंपियंस T20 के अंदर या नेशनल T20 के अंदर रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। मैं इसलिए कहता हूं कि ठीक है, वो थोड़ा स्ट्राइक रेट भी उनका बेहतर है, वो आपको लेना ही लेना है। मगर बाकी कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको शायद डोमेस्टिक के अंदर 2-3 सीजन और खिलाना चाहिए था। और डोमेस्टिक में जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिसकी सबसे अच्छी है, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 2021-22 सीजन, 2022-23 सीजन, 2023-24 सीजन सबसे अच्छा परफॉर्म शहजादा फरहान ने किया हुआ है। तीनों सीजन के टॉप स्कोरर हैं, वो 400 प्लस रन है। लास्ट सीजन में 490 प्लस उन्होंने रन किए हुए हैं, 300 है डोमेस्टिक T20 के अंदर। उस लड़के को आपने पिछली दफा न्यूजीलैंड टीम में न्यूजीलैंड टूर में डाला था, 2 मैच खेले थे, एक 5वें नंबर पर, एक 7वें नंबर पर, जबकि वो डोमेस्टिक में ओपनर खेलते हैं। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम यहां पे है कि न्यू टैलेंट को चांस जरूर देना चाहिए, मगर जो हकदार है उनको दें।
आप साहबजादा आप फरहान क्या को कहना पूरा चाह पता रही हैं है कि सनाउल्लाह? आपने आपकी नहीं बातों से मुझे समझ आ रहा है कि इस वक्त जो मेरा क्रिकेट बोर्ड है वो मेरिट पर नहीं चल रहा। क्या कह रहे हैं आप? बट साहब ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान का टैलेंट भी खिला के देख लिया, ये भी इतना ही रह गया, तो वो गलत बात है। ये शायद इन क्रिकेटर्स को, मैं माजरत के साथ वर्ड शायद अच्छा नहीं है, मगर इनको हम मजीद गंदा करने के लिए शायद भेज दिया। एक तो इतनी टफ सीरीज है न्यूजीलैंड के अंदर, और न्यूजीलैंड का मैं मानता हूं 5-7 खिलाड़ी नहीं खेल रहे जो उनके T20 स्क्वाड में खेलते हैं, मगर उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ी है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ और आपकी भी एक तरह से बेंच स्ट्रेंथ खेल रही है, मगर आप उनके टोटल इंटरनेशनल मैचेस देखें, आपसे तकरीबन डबल बनते हैं, यानी वो बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट करते रहते हैं। और आपने जो टैलेंट बनाकर भेजा कि ये हमारे टैलेंट है, आप इनका रिकॉर्ड तो निकाल के देखिए फर्स्ट क्लास का, या डोमेस्टिक T20 का भी रिकॉर्ड निकाल के देखिए। ये टॉप स्कोरर नहीं है हमारे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए हैं उसमें कहीं पर ये टॉप स्कोरर नहीं है, लेकिन आपने टीम में बनाकर भेजा ये कहकर कि सीनियर नहीं चल रहे तो टैलेंट भी पीछे ये है। ये पीछे टैलेंट नहीं है, टैलेंट और भी बहुत से लड़के हैं जिनको डालना चाहिए था। हुसैन तलत ने अच्छा परफॉर्म किया, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, उनको होना चाहिए था। साहबजादा फरहान को होना चाहिए था। आपने पहले भी 2-3 नए लड़के ट्राई आउट किए, पिछले न्यूजीलैंड टूर उठा के देखें, हसीबुल्ला ने सिर्फ एक मैच खेला है उस न्यूजीलैंड टूर में, आपने उनको ड्रॉप किया। उसके बाद ये साहबजादा फरहान ने 2 मैच खेले, आपने इनको ड्रॉप कर दिया। फैसल अकरम जिम्बाब्वे में एक आधा मैच खेला, आपने ड्रॉप कर दिया। तो जो लड़के नए अच्छे हैं या बुरे हैं, आपने एक बार टीम में डाला, उनको पूरे चांसेस तो दें। अभी इनका फ्यूचर क्या है कि न्यूजीलैंड की टफ सीरीज आप इनको खिला रहे हैं। पहली बात तो ये, इनमें से 2-3 नाम ऐसे जिसकी जगह नहीं बनती थी, बट आपने अगर ले लिया है, अब मैं ये चाहूंगा कि आप इनको एटलीस्ट एशिया कप T20 तक इनको लगातार चांसेस दें, क्योंकि ये लड़के नाकाम होते हैं तो सबसे पहले सिलेक्टर नाकाम होते हैं, क्योंकि उन्होंने चुन के दिया ना कि ये लड़के अच्छे हैं जी, इनको टीम में डालें। पाकिस्तान आप खिला रहे हैं, इनमें से 3 क्रिकेटर ऐसे ठीक कह रहे हैं आप कि अगर ये लड़के नाकाम होंगे तो फिर सिलेक्टर भी बिल्कुल नाकाम होंगे। अच्छा सनाउल्लाह यार, सिलेक्टर नाकाम होंगे, एग्री। सनाउल्लाह यार ये बताएं कि खुदा ना करे कि अगर हम ये सीरीज हार गए, बज़ाहिर माजरत के साथ जो परफॉर्मेंस पहले मैच की है, मुझे नहीं लग रहा, और मुझे यही लग रहा है कि सीरीज खुदा ना खास्ता हम शिकस्त हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता शिकस्त हो गई तो इस बार कुर्बानी का बकरा या बकरे कौन से खिलाड़ी बनेंगे सनाउल्लाह? बट साहब ये कुर्बानी के बकरे बनाने की जरूरत है नहीं है, और अगर आपने इस तरह से करना है, आप हर बार मुर्गियां चेंज कर रहे हैं, एक दफा मुर्गा तब्दील करके देखो। मतलब आपको लग रहा है ये खिलाड़ी भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, हर सीरीज में आप 2 खिलाड़ी को नहीं डालते, उनको बदल देते हैं, फिर नहीं डालते, उनको बदल देते हैं। जो इनको लेके आ रहा है आप उनको क्यों नहीं बदल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एशियन कंडीशन में आपको स्पिनर चाहिए थे, वहां पे 1 स्पिनर है। न्यूजीलैंड में आपको फास्ट बॉलर चाहिए, वहां पे 4 स्पिनर है। ये समझने के लिए कौन सी PhD करना जरूरी है? ये सिंपल है, नोश्ता दीवार है, आसानी से सब पढ़ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में कौन से बॉलर चाहिए। आप आज भी अपना प्लेइंग 11 देखें, एक तो जो स्क्वाड बना वो स्क्वाड अच्छा नहीं था, बट उस स्क्वाड में से भी जो प्लेइंग 11 खिलाया गया, आपके 3 रेगुलर बॉलर खेले हैं। एक शहीन रेगुलर बॉलर, वैसे वो खुद को ऑलराउंडर मानते हैं, बट वो रेगुलर बॉलर है। अबरार है और तीसरे मोहम्मद अली हैं, बाकी सारे ऑलराउंडर हैं। आप पाकिस्तान में तो ऑलराउंडर की डेफिनेशन भी एक अजीब निकाल के रखी हुई है। पहले कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनाएंगे, वो दबाव नए लड़कों पे बनेगा, 2-4 मैच परफॉर्म नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हम हार ना जाए। मुझे लग रहा है कि अगले मैचेस और टफ होंगे, क्योंकि मैं 4 टूर कर चुका हूं न्यूजीलैंड में, जहां पे आज मैच हुआ ना क्राइस्टचर्च का, हैगले ओवल, ये सबसे बड़ा ग्राउंड है उनका। उसके बाद नेपियर वगैरह में या विलिंगटन या ऑकलैंड में जाएंगे, छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं, वहां पे आपके बॉलर्स को धुलाई होगी और आपके बैटर शायद थोड़ा बेहतर रन कर सकें, क्योंकि बैटिंग ट्रैक होता है, ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, बाउंड्री छोटी होती हैं, मगर हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा। खासकर फिन एलन अभी आज खेले हैं, मगर उस तरह की बैटिंग उन्होंने नहीं किया है। वो जब खेलता है बहुत तगड़ा खेलता है। उनके 4 बल्लेबाज ऐसे जिनके पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन है, 150 ऊपर की स्ट्राइक रेट है। अभी हमारे बॉलर्स की धुलाई होनी है इस न्यूजीलैंड टूर में, और शायद बैटर के लिए थोड़ी सी राहत की बात आगे मिले इनको, क्योंकि बाउंस तो मिलेगा मगर बाउंड्री छोटी जरूर मिलेंगी। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप एशिया कप तक इनके साथ जुड़ के रखें, बल्कि आप तो T20 वर्ल्ड कप तक जुड़ के रखें। इंडिया ने टीम अनाउंस की हुई है, वो T20 वर्ल्ड कप में वही रहेगी। कोई परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, 2-4 खिलाड़ी, 2-3 खिलाड़ी का ऊपर नीचे रह सकता है, मगर उससे ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, वही स्क्वाड रहेगा। और ये स्क्वाड उनका T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद का बना हुआ है, मुसलसल उसके साथ जा रहे हैं। अब आपने कुछ 73 दफा अपना स्क्वाड चेंज कर लिया है, मगर जो कर लिया है अच्छा है बुरा है, अब इसके साथ रहे। आपने निकाला ना कि हसन नवाज अच्छा है, आपने निकाला है अब्दुल समद अच्छा है, आपने निकाला है। अब सोचें, आपने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं होगा कि जिस बंदे की डोमेस्टिक में 50 भी नहीं है वो पाकिस्तान खेल रहा है। अगेन मैं उस लड़के का नाम नहीं कह रहा कि बुरा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर हो सकता है, बट आप एटलीस्ट 2-3 सीजन तो खिलाएं उनको डोमेस्टिक के अंदर, कहीं परफॉर्म तो करने दें। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके डोमेस्टिक के अंदर 1000 रन नहीं है। आपने कभी सुना है बट साहब कि 1000 रन डोमेस्टिक में नहीं हो पाकिस्तान खेल जाए?
ये ख्वाब होता था 3 सीजन परफॉर्म करने वाला लड़का खेलता था, और अब ये हुआ है कि 3 सीजन परफॉर्म करने वाला लड़का टीम में नहीं है। आप टीम छोड़िए, साजिद अफरान पिछले 4 सालों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इवेंट के अंदर वो टॉप स्कोरर है। पिछले पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेला, लाहौर कलंदर्स से वो टॉप स्कोरर है। अगर से कलंदर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मगर वो लड़का टॉप स्कोरर था। इस बार कलंदर ने उसको अपने टीम में नहीं लिया। ये पाकिस्तान में सिलेक्शन का म्यार सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, ये सबसे बड़ा मजाक ये पीएसएल में होता है, जिससे टीमें चुनी जाती हैं और अच्छे खिलाड़ी वहां से मिस होते हैं। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे। अगर टीम को बार बार नाज़रीन शिकस्त हो रही है तो सनाउल्लाह ने तो वाज़िया हल दे दिया है। वो कहता है कि मुर्गी नहीं मुर्गा तब्दील करके देखो, और इसके साथ साथ जो नए खिलाड़ी है हमारे, उनको थोड़ा सा मार्जिन दिया है नए लड़कों का लेबल लगाकर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम आने वाले अगले मैचों में इंशाल्लाह ताला बेहतर कारकर्दगी देगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीक फिर मुलाकात होगी फेस टू फेस में 7:03 पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।